उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि नवी मुंबई में रहता था। उसके दो बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं कि पापा चलो मॉल घूमने के लिए चलते हैं। जब दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चे जिद कर रहे हैं, चलो मॉल घूमने के लिए चलते हैं। बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर वो जब मॉल जा रहे थे तो उन्हें जाना था एक ऑटो से। अचानक ही एक ऑटो वाला आता है और रुक जाता है। रुक के कहता है कि साहब कहाँ जाओगे। जैसे ही पूछा जाता है, बताया जाता है तो कहते हैं कि हम लोग मॉल घूमने के लिए जाएंगे, आप हमें मॉल छोड़ सकते हो। तो ऑटो वाला जैसे बात पूछता है तो अब यहाँ पर पैसे का जो लेन देन था, पैसे के लेन देन को लेकर आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। जो भी रुपए तय हो जाते हैं, रुपए दे दिए जाते हैं। उसके बाद फिर वो आराम से उन्हें मॉल पर छोड़ देता है। जब यहाँ से मॉल आराम से घूम घाम के पति पत्नी दोनों बच्चे जब यहाँ से बाहर निकल रहे थे तब फिर से ऑटो का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही ऑटो का इंतजार कर रहे थे तो इत्तेफाकन ऐसा होता है कि वही ऑटो जो पहले उन्हें छोड़ने के लिए यहाँ मॉल में आया था, वही ऑटो फिर से मिल जाता है। और जैसे मिलता है तो सबके सब आपस में एक दूसरे को ऐसे देखने लगते हैं, एकदम इत्तेफाकिया नज़र से देखने लगते हैं। उसके बाद फिर तय होता है। तय करने की दूसरी बार में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो पैसे पहले लिए गए थे वही पैसे आराम से अंडरस्टूड दे दिए जाते हैं। अब यहाँ से वो जब घर छोड़ने के लिए बात आती है तो घर जब छोड़ा जाता है तो जो महिला होती है वो कहने लगती है कि भैया अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो थोड़ा पानी पी के चले जाओ। उस महिला ने जैसे ही बोला कि भैया थोड़ा पानी पी के चले जाओ तो वो भी एकदम से हाँ में हाँ भर देता है। यानी कि जैसे अपने घर जाते हैं, घर जाने के बाद उसको पानी पिलाया जाता है। जब पानी दिया जाता है तो उसके बाद फिर चाय भी पिला दी जाती है। यानी कि ये भारत के लोगों का आपस में एक तरह का संस्कार होता है। जब कोई मेहमान घर पे आता है तो सबकी कोशिश ये रहती है कम से कम पानी तो पिला ही दिया जाए। पानी पिला दिया जाता है और उसके बाद ये सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि आगे बढ़ ही जाता है। सिलसिला इसलिए शुरू हो जाता है कि 2 या 3 दिन के बाद फिर रक्षाबंधन का त्यौहार था। और जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार था तो वो व्यक्ति ऑटो वाला अचानक ही घर पर आकर दस्तक दे देता है। और जब घर पर आकर दस्तक देता है तो सबके सब लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। वह पूछा जाता है कि यहाँ क्यों, क्या हुआ। वो कहता है कि मैं आपसे हर राखी बंधवाने के लिए आया हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या आप मुझे राखी बांध सकती हैं। जैसे ही उस महिला ने ये बात सुनी उसे बहुत अच्छा लगा, उसके पति को बहुत अच्छा लगा और दोनों जो बच्चे होते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। राखी बांध दी जाती है। राखी बांधने के बाद ये सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि जब भी रक्षाबंधन आता था वो व्यक्ति ऑटो वाला घर जरूर आता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अचानक ही उस महिला का जो पति है वो लापता हो जाता है, गायब हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे थे और 11 महीने का वक्त बीत जाता है। 11 महीने बाद जब उस महिला का पति मिलता है तो उसके 3 टुकड़े हो चुके थे, वो 3 हिस्सों में मिलता है। इस घटना ने पूरी नवी मुंबई में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूरे शहर में इस घटना ने लोगों को हिला के रख दिया है। लोग इस कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस ने जो कातिल थे उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। ये एक ऐसा परफेक्ट मर्डर था, अगर कोई थोड़ी बहुत भी कोशिश नहीं करता उसको तलाश करने की तो शायद कभी इस बात का पता ही नहीं चलता कि एक कत्ल भी हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 24 अप्रैल 2026 की बात है। महाराष्ट्र प्रदेश के नवी मुंबई में थाना लगता है रावले, MIDC। और यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है हरे राम कुशवाहा, सुबह सुबह वो थाने पहुँच जाता है। और जैसे थाने पहुँचता है तो वहाँ जो भी संतरी या फिर और पुलिस वाले होते हैं, दरोगा होते हैं, जब किसी की नज़र पड़ रही थी तो उससे पूछ रहे थे क्या बात है, कौन हो तुम। वो कहता है कि साहब मेरा नाम हरे राम कुशवाहा है, मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला देवरिया का ब्लॉक बनकटा लगता है, वहाँ का गांव लगता है कोठी लंबा, वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे वो अपना एड्रेस, अपना नाम, अपना पता सब कुछ बताता है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, क्या बात है। वो कहता है कि साहब जो उसका भाई है जिसका नाम है बलीराम सूर्यनाथ कुशवाहा, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है, उसका भाई पिछले 11 महीने से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसका नंबर बंद आ रहा है और ना ही वो कॉल करता है, ना ही किसी से बातचीत करता है और उसका कहीं आता पता नहीं चल रहा है। हमने पूरी कोशिश कर ली, हर जगह तलाश कर लिया लेकिन वो मिल नहीं रहा है।
पुलिस वालों ने इस व्यक्ति की बात को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। 24 अप्रैल 2026 को जैसे ही गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके बाद फिर पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करना शुरू कर देती है। इसी हरे राम कुशवाहा से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी पर शक हो या कोई कहाँ तुम्हारा भाई हो सकता है, जो भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है हमसे आप शेयर कर दीजिए। वो कहता है कि साहब उसकी जो भाई है, उसके भाई की शादी यूपी के देवरिया जिले के रहने वाली सुनीता कुशवाहा से होती है, जिसकी उम्र फिलहाल लगभग 40 साल के आसपास है। 17 साल पहले शादी हुई थी और जो थाना क्षेत्र लगता है जिला देवरिया का भाटपारा रानी और गांव लगता है खड़ेसर, वहाँ की वो रहने वाली होती है। मैंने अपनी भाभी से भी बातचीत की, उनसे भी मुलाकात की। जब भी उनसे बातचीत करता हूँ तो बस वो एक ही बात कहते हैं कि अगस्त 2025 की ये बात है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है तो ये जो उसके पति होते हैं, उसके पति उत्तर प्रदेश में एक अंसम करके बाबा होते हैं, उनके आश्रम में ये चला जाता है। इस तरह की बात चलती है। जैसे पुलिस वालों ने ये बात सुनी, पुलिस वालों ने इस महिला को, सुनीता कुशवाहा को, अपने थाने बुलवाया। थाने बुलवाने के बाद जब उससे पूछा जाता है तो जो उसने अपने देवर को बात बताई थी वही बात उसने पुलिस को बताई कि साहब झगड़ा अक्सर कर लिया करते थे, कई बार वो शराब पी लिया करते थे और जब नाराज होते थे तो घर से चले जाया करते थे। इस बार वो कह कर गए थे कि 5 महीने बाद लौट कर आऊँगा और मैं अंसल बाबा के आश्रम में जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना। ये बात मैंने अपनी ससुराल में, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में सभी को इस बात की जानकारी दी थी और मैं लगातार इन लोगों के संपर्क में थी, उनसे बातचीत कर रही थी, लेकिन किसी ने मेरी कुछ सुनी ही नहीं। सुनीता कुशवाहा ने जैसे ही ये बात कही तो सुनीता कुशवाहा की बात सुनने के बाद पुलिस वाले से उससे एक सवाल पूछते हैं। एक सवाल में भी एकदम से खामोशी साध जाती है, बिल्कुल बोल नहीं पाती। पुलिस वाले पूछते हैं कि अगर तुम्हारा पति एकदम गायब हो चुका था, तुम अपने ससुराल में बातचीत कर रहे हो, अपने मायके में बातचीत कर रहे हो, रिश्तेदारों में बातचीत कर रहे हो, जो उसके दोस्त हैं, जानकार हैं, उन सब से बातचीत कर रहे हो, लेकिन तुमने पुलिस को आकर कोई तहरीर वगैरह क्यों नहीं दी? क्यों नहीं तुमने मुकदमा दर्ज कराया? तुमने बिना मुकदमा दर्ज कराए, बिना पुलिस से संपर्क किया, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही थी? बस इसका कोई ठोस कारण बता दीजिए। जैसे ही सुनीता कुशवाहा से ये बात कही जाती है, सुनीता कुशवाहा एकदम से शांत हो जाती है। कहते हैं कि बगले झांकना शुरू कर देती है। जब इसने इधर उधर देखना शुरू किया तो पुलिस वालों ने उससे अब सख्ती से बातचीत करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने वही रट लगाई हुई थी जो उसने पहली बार बताया था कि उसका पति नाराज होकर चला गया है। अब इस महिला से कहा जाता है कि जो तुम्हारा मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर हमें नोट कराकर चले जाओ। घर में जितने भी मोबाइल नंबर यूज होते हैं वो सभी यहाँ पर नोट करा के चले आओ। अपने पति का भी मोबाइल नंबर नोट करा के चले आओ। और एक बात का खास ख्याल रखना, ध्यान रखना, आपको मुंबई छोड़ के नहीं जाना है। अगर मुंबई छोड़ के जाओ तो बिना हमें इतला करे, बिना हमें सूचना दिए हो, अगर मुंबई से बाहर तुम जाती हो तो फिर सही नहीं होगा। अब उस महिला ने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। फ़ोन नंबर देने के बाद उस नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है, साथ ही उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। जैसे इस मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है तो सीडीआर से पता चलता है कि वो सिम ज़्यादा पुराना नहीं है, यानी कि नया सिम है। अब पुलिस ने उस सिम के, जिस सिम के आधार पर अल्टरनेट जो नंबर था, उस अल्टरनेट के नंबर के जरिए से जो नया सिम लिया था, तो उस सिम की जब पड़ताल करना शुरू किया तो एक नंबर और निकलता है, फिर एक और नंबर निकलता है। तो इस तरह से अल्टरनेट नंबर से पुलिस चलते चली जाती है। तो उस महिला ने पिछले 11 महीने में लगभग 40 सिम कार्ड बदले थे। अपने मोबाइल में 40 सिम कार्ड का उसने इस्तेमाल किया था। लेकिन एक इत्तफाकन था उस मोबाइल के अंदर कि जब भी वो बातचीत करती थी तो बहुत ज़्यादा उसकी बातचीत होती थी एक राहुल प्रजापति नाम के एक लड़के से, जो कि ये घनसोली एक जगह लगती है मुंबई में, वहाँ का वो रहने वाला होता है राहुल प्रजापति। ये महिला भी लगातार 11 महीने में अपने कई एड्रेस बदल चुकी थी, कई पते बदल चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली। फिर पुलिस ने पूछा कि जो तुम्हारी मेन जगह थी जहाँ से तुम्हारा पति गायब होता है, तुमने उस जगह को भी छोड़ दिया है। दरअसल जो उसका पति रहता था रवाले, जो MIDC थाना है, उसका एक एरोली जगह लगती है और यहाँ पर है एक यादव नगर कॉलोनी। यहाँ पर उसका अपना खुद का मकान था, लेकिन फिलहाल उस मकान को उसने उसे किराए पे दे रखा था।
जब इस महिला से बातचीत की जाती है कि आखिरकार राहुल प्रजापति कौन है, तो वो बताते हैं कि राहुल प्रजापति तो उसका मुंह बोला भाई है। तो मुंह बोले भाई वाली बात जब आती है तो पुलिस उसको अपने हिरासत में ले लेती है, थाने लेके आती है और तारीख आती है 10 जुलाई 2026। जैसे ही उस राहुल प्रजापति को, साथ ही जो सुनीता कुशवाहा होती है उसको ये थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले एक साथ बातचीत की जाती है, फिर अलग अलग बातचीत की जाती है और उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया जाता है। क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद पता चलता है कि वो दोनों बहन भाई नहीं थे, बल्कि इन दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ अवैध संबंध थे। एक दूसरे से वो प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ वो रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में। जब ये बात पुलिस ने उन्हें बताई तो खुद उन्हें हैरानी हो रही थी, बल्कि ये बात पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उसके बाद आसपास के लोगों ने कुछ ऐसी बातें बताई थी। पुलिस ने कुछ तुक्का लगाया और तुक्का लगाने के बाद सुनीता से कहा कि तुम्हारे उसके साथ तो रिलेशनशिप में हो, और जैसे ही उस राहुल से कही कि तुम सुनीता के साथ रिलेशनशिप में हो तो एकदम से चुप्पी साध जाते हैं और कहानी फिर निकल के सामने आ जाती है। कहानी शुरू होती है, एक दिन ये पूरा परिवार जिसमें 2 बच्चे होते हैं, पति और पत्नी होते हैं, वो मॉल घूमने के लिए जा रहे थे और इत्तेफाक से ऑटो की इन्हें जरूरत थी। और जैसे ही ऑटो वाला मिलता है तो ऑटो वाला कोई और नहीं होता, राहुल प्रजापति होता है। अब राहुल प्रजापति के साथ वो मॉल जाते हैं, घूम घाम के जब वापस लौट कर आ रहे थे, इत्तेफाक से वापसी में भी राहुल प्रजापति ही मिल जाता है। अब राहुल प्रजापति और जो महिला होती है वो आपस में एक दूसरे को देख के आंखें चार कर बैठते हैं। और इस महिला ने ही एक नया प्लान बनाया था। उसने कहा कि 2 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार है, एक काम करना, मेरा पति तुम पर कभी भी शक नहीं करेगा, तुम रक्षाबंधन के दिन घर पर आ जाना राखी बंधवाने के लिए, और पब्लिक में या समाज में दिखाने के लिए कि हम बहन भाई के रिश्ते के साथ रह रहे हैं, और बाकी बाकी हम दोनों के बीच में जो है सो चलता रहेगा। अब ऐसी स्थिति में ये तारीख आती है 30 अगस्त 2023। वो सीधा जाता है घर पर, और ये रक्षाबंधन का पर्व था। ये महिला उस सुनीता कुशवाहा राहुल को राखी बांध देती है। उसके बाद साल भर बीत जाता है। अब अगली तारीख आती है 19 अगस्त 2024। इस दिन भी रक्षाबंधन था। तो जब जब रक्षाबंधन का पर्व आता था तब तब ये आपस में जो एक दूसरे को राखी वखी बांध लिया करते थे, और परिवार में सबको यही पता था कि ये दोनों भाई बहन हैं। लेकिन एक दिन उसके पति यानी कि बलराम की एंट्री घर में अचानक से हो जाती है, और जैसे घर में अचानक से एंट्री होती है तो पता चलता है कि वो सुनीता कुशवाहा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होता है। और बलराम कुशवाहा को ये बात बहुत ज़्यादा खराब लगती है। उसने अपनी पत्नी को समझाया और समझाते हुए कहा कि हमारी तुम्हारी शादी को कई साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम उसके साथ इस तरह से हो, मैं तुम्हारी इस गलती को माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा इस तरह की दोबारा हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ जाती है। राहुल की उम्र थी 30 साल और उस महिला सुनीता की उम्र होती है 40 साल। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर होता है, लेकिन राहुल और उसके पति की उम्र 20 साल का अंतर होता है। 20 साल छोटा था उसके पति से। अब ऐसी स्थिति में इस महिला का लगाव उस राहुल से लगातार बढ़ता चला जाता है और वो दोनों बहुत नज़दीक आते चले जाते हैं। इसी बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होता रहता था। विवाद ऐसा होता था कि झगड़े होते रहते थे और मार पिटाई तक की नौबत आ जाया करती थी। तभी इन्होंने फैसला किया कि अभी से रास्ते से हटा देते हैं, और वो तारीख आती है 8 और 9 अगस्त 2025। लेकिन इससे पहले ही 7 अगस्त को दोनों बच्चों को ये अपनी बच्चों की मौसी के यहाँ छोड़ देती है। घर में बच्चे नहीं थे, अब यहाँ पर सिर्फ पति और पत्नी हैं। साथ ही ये 8 और 9 अगस्त की रात, दरमियानी रात थी, लगभग 12-1 बजे के आसपास के वक्त हो रहा था। इसी बीच में वो गहरी नींद में सोया हुआ था बलराम कुशवाहा। और इसी बीच में सुनीता ने क्या काम किया कि अपने प्रेमी को बुलवा लेती है, और जैसे प्रेमी आता है तो वो सोया हुआ था। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत के साथ उसका गला दबाया, और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। और जैसे ही उसकी हत्या की जाती है, हत्या के बाद आखिरकार अब ये सोचने में लग जाते हैं कि यहाँ से यानी कि ऐरोली यादव नगर से इसकी लाश को अब कैसे ठिकाने लगाएं, कहाँ लेके जाएं। तभी पति और जो प्रेमी और पत्नी उसकी प्रेमिका होती है तो आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि इसे एक काम करते हैं, इसकी लाश को 3 हिस्सों में कम से कम काट देते हैं, बांट देते हैं। अब रात भर बैठ के तसल्ली से आराम से उसकी लाश को 3 हिस्सों में बांटा।
पॉलीथीन का इंतजाम किया जाता है। पॉलीथीन का इंतजाम करने के बाद उसकी लाश के टुकड़ों को लपेटा जाता है, फिर उन्हें कपड़े में लपेटा जाता है, उसके बाद फिर एक बोरी में रखा जाता है। 3 अलग अलग बोरी बनाई जाती हैं। तीनों बोरी में रखने के बाद यहाँ से इन जो लाश के टुकड़े होते हैं, गबली देव के जो घने जंगल हैं, उन घने जंगलों में अलग अलग 3 हिस्सों में जाकर ये लाश के इन तीनों टुकड़ों को फेंक देते हैं। पुलिस ने जब पूरी कहानी को सुना तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि ये महिला आखिरकार अपने पति की इतनी निर्दयी तरीके से, इतनी निर्मम तरीके से हत्या कैसे कर सकती है। अगर भाई इस अपने भाई को ढूंढता हुआ मुंबई तक नहीं पहुंचता तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले ही रखा था। अब उसके बाद फिर उन्हें उस गबली देव के जंगल में लेके जाते हैं और जहां उन्होंने बोरियां फेंकी थी उन जगह पर लेके जाते हैं। वहां बोरी भी मिल जाती है और साथ ही जो लाश के साथ जो कंकाल थे उसके अवशेष मिल जाते हैं। उन अवशेष को पुलिस कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद जो डीएनए सैंपल था वो लिया जाता है ताकि ये पता किया जा सके कि क्या सचमुच लाश उसी की है, बलराम की, या किसी और की है। अब पुलिस ने फिलहाल उस महिला को और उसके जो प्रेमी होता है उनको 17 जुलाई 2026 को कोर्ट ने जो 7 दिन के उनके जो जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए एक वक्त दिया था, वो समय पूरा हो जाता है और 17 जुलाई 2026 को दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से जब खबर के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। और इसी बीच में जैसे सोनम रघुवंशी जो कि इंदौर की रहने वाली थी, वो अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए पहाड़ों पर गई थी। वहां उसने धक्का देकर अपने पति की हत्या करवा दी थी। साथ ही दामिनी जो मेरठ की रहने वाली थी, उसने अपने पति को सांप से कटवा कर मरवा दिया। और मुस्कान जो होती है मेरठ की रहने वाली, जो जिसने अपने पति को टुकड़े करने के बाद वो ड्रम में पैक कर दिया था। ऐसी सिया जो है पुणे की, लोहा घाट में उसने अपने मंगेतर को धक्का देकर उसको लगभग 400 फीट की गहरी खाई में फेंक दिया था। ऐसे ही रूबी शर्मा नाम की एक महिला होती है, आगरा की रहने वाली, उसने अपने पति की हत्या करने के बाद उसको बाथरूम में पैक कर दिया था, वहां पर उसको दफना दिया था। इस तरह की महिलाओं द्वारा पतियों की लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं को लेकर समाज में चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि इन महिलाओं को आखिरकार हो क्या गया है कि अपने पतियों की इस तरह से हत्या कर रही हैं। यदि इस महिला को, यदि इसे अपने पति से दूर रहना था तो तलाक ले सकती थी, लेकिन उसने तलाक न लेना सही नहीं समझा, बल्कि उसने अपने पति को मारना ज़्यादा आसान समझा, बेहतर समझा। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें प्रयागराज के रहने वाले हैं दिनेश चौधरी, मुंबई से हैं शकील अहमद, अमरोहा से हैं महकार सिंह, अनवर राव हैं, आसिफ अली चौधरी हैं, शमशेद अली बिहार से हैं, मोहम्मद निसाद, भूपेंद्र मीणा, बाबुद्दीन सैफी देहरादून से, संतोष कुमार, श्यामलाल गुज्जर, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।